तो आज हम लोग पार्ट 3 2023 का जो बिहार बोर्ड का हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे, 2023 में जो बिहार बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। तो उसमें हम लोग 34 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर चुके हैं, यानी 34। अब हम लोग 34 के बाद के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और ये आपका तीसरा वीडियो है 2023 में जो एग्जाम हुआ था जिसकी हम क्वेश्चन सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको, तो वो तीसरा वीडियो है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये दिख रहा है 35 नंबर क्वेश्चन, यानी 35 नंबर क्वेश्चन है क्या कि x की वैल्यू गिवन है, x इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा और y इक्वल टू b साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दो चीज है और आपको dy बाई dx का वैल्यू निकालना है, मतलब आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। बहुत सिंपल, आपके पास दो इक्वेशन है। तो ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप पहले इक्वेशन पे बात करो। तो x इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा है ना। थोड़ा अगर इसको और बेहतर समझना हो तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, और अब हम इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। आपने दो इक्वेशन का डिफरेंशिएशन तो पढ़ा ही है ना। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो अब हम इसके डिफरेंशिएशन निकालें। सॉरी, x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट ना करके थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे दो इक्वेशन है ना, इन दोनों इक्वेशन में जो वैल्यू है वो थीटा के फॉर्म में। जैसे x की वैल्यू a cos स्क्वायर थीटा, y की वैल्यू b साइन स्क्वायर थीटा। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो थीटा के रिस्पेक्ट में ही होना चाहिए। अगर ये cos स्क्वायर t होता, साइन स्क्वायर t, तो फिर दोनों को हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर होता यहाँ पे cos स्क्वायर p साइन स्क्वायर p, तो फिर हम p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मतलब जो भी यहाँ पे होगा आपका फंक्शन में, जिस रूप में डिफाइन होना है उसके रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो चलो यहाँ करते हैं x को थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, a तो कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर निकलेगा, और cos थीटा के होल स्क्वायर को ऐसे डिफरेंशिएशन करेंगे cos थीटा के रिस्पेक्ट में, और फिर cos थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में। तो ये तो आपको पता ही है, और सब में हम d लगाएंगे। यानी आपको क्या समझना था, जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन होता था x टू दी पावर 5, तो आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे, है ना, और फिर इसमें d लगाते थे। मतलब x के पावर अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू होता था तो आप पावर को छोड़ दो और जो ये बचा उसको नीचे लिखो। जैसे अगर क्वेश्चन होता y टू दी पावर 5, तो डेफिनेटली आपको नीचे y लिखना होता। ठीक है, तो इसी तरह से cos थीटा का होल स्क्वायर है, तो नीचे आपको cos थीटा लिखना होगा, पावर को छोड़ के जो बचा वो, और फिर इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। ये आपको पता है। अब dx अपॉन डी थीटा, a तो बाहर है ना, इसकी डिफरेंशिएशन आप कैसे निकालते हो, पावर को आगे रखते हो, है ना, जो भी पावर हो, और फिर उसके पावर में से एक सबट्रैक्ट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी पावर में 2 है तो 2 आप आगे करोगे, और फिर ये जो cos थीटा है इसके पावर 2 में से एक सबट्रैक्ट करोगे। ठीक है, और फिर अगला cos थीटा का डिफरेंशिएशन निकालना हो तो cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये रिजल्ट क्या हुआ, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू, ये माइनस सबसे पहले लगा दिया, फिर हमने 2a लिखा, 2 और a को हमने अरेंज कर दिया, फिर यहाँ cos थीटा के पावर 1 बचा तो सिर्फ cos थीटा ही लिख देते, और फिर यहाँ पे sin थीटा। ठीक है, और ये तुम्हारी इक्वेशन फर्स्ट बनी। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसको हटाएंगे यहाँ से। देखो, चलो दूसरा इक्वेशन है अपने पास y बराबर b इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में ही। ठीक है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक, y को थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी dy अपॉन डी थीटा। इसको भी उसी तरह b साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा का ऐसे स्क्वायर को इस फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, टोटल करके तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। अब आपको पता है ये पावर वाला जैसा ही क्वेश्चन हो तो पावर को छोड़ो तो बचेगा साइन थीटा लिखो, और फिर इस साइन थीटा को आप थीटा के रिस्पेक्ट में लिखो, और सब में आप d लगाओ, है ना, d फॉर डिफरेंशिएशन। ऐसे लिखना ज्यादा आसान हो जाता है, साथ में भी आप d लगा के चल सकते हो, डॉट। अब dy अपॉन डी थीटा। अब आप यहाँ देखो b है b, ठीक है, इसकी आप कैसे करोगे, पावर आगे करोगे, यानी 2 आगे करोगे, और फिर इसके टोटल पावर में से एक सबट्रैक्ट करोगे। ठीक है, और फिर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन तो आपको पता ही है, cos थीटा। तो अब रिजल्ट क्या आएगा, dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू 2b साइन थीटा इंटू cos थीटा। सब हमने अरेंज कर दिया, और ये आपकी इक्वेशन सेकेंड बनी। हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। यहाँ पे हमने dx अपॉन डी थीटा निकाला, यहाँ हमने dy अपॉन डी थीटा निकाला, लेकिन क्वेश्चन में मुझे निकालना है dy अपॉन dx।
ठीक है। तो dy अपॉन dx निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इस फंक्शन को डिवाइड करना होगा उससे। तो देखो dy और dx, dy ऊपर चाहिए तो dy वाले फंक्शन को ऊपर रखना है, उसको नीचे रखना है। तो हमको इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर देना है इक्वेशन फर्स्ट से, और जो रिजल्ट आना है वो आ जाएगा। चलो अब आपको दिखाते हैं डिवाइड करके, ठीक है। चलो देखो, तो अब आपको क्या करना है, यहां के बाद नाउ ये तीसरा स्टेप है, ये लिखे फिर वो लिखे और उसके बाद ये लिखे, हमारे पास इसी तरह से जगह था। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट, ठीक है, वी गेट। हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को और जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव है तो जल्दी होना चाहिए, टाइम इतना नहीं लगना चाहिए, लेकिन हमको आपको ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन को समझाना है तो हम थोड़ा टाइम लेके आपको समझाएंगे कि आप इस चीज को जल्दी से कर सको। तो dy अपॉन डी थीटा फिर dx अपॉन डी थीटा हमने डिवाइड किया, dy अपॉन डी थीटा को dx अपॉन डी थीटा। अब उसके राइट साइड वाले वैल्यू को भी लिखते हैं, यानी 2b साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे में -2a कॉस थीटा और साइन थीटा। तो आप देखोगे कि साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, और 2 से 2 भी कैंसिल, और यहाँ डी थीटा से डी थीटा कैंसिल। तो आप देखो कि यहाँ पे रिजल्ट आया क्या, ठीक है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू बचा यहाँ -b और अपॉन ये, तो ये आपकी आंसर है। अब ऐसा तो कोई ना कोई आपको ऑप्शन दिख ही रहा होगा, है ना। अब हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और आपको सॉल्यूशन इसका दिखाते हैं। तो -b/a कहीं ना कहीं ऑप्शन है, तो आपको ऑप्शन यहाँ दिख रहा है b, तो यहाँ पे जो आंसर है वो b है, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, प्रैक्टिस करो। स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 1 ये है, और फिर स्टेप 3 ये है। तो आपको ऐसे सॉल्यूशन करना है, प्रैक्टिस में आप रहिए, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है 36 नंबर, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अवकल समीकरण, और ये जो है ना वो आपके अगर एनसीईआरटी बुक की बात करें तो ये सेकंड बुक में, ठीक है, लेसन 9 यानी 9वें लेसन की बात होगी तब वहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अभी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे क्या मैक्सिमम बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि वो फर्स्ट सेकंड बुक में एंट्री किए होंगे और सेकंड बुक में अपना वो इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ रहे होंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इंटीग्रेशन के बाद की टॉपिक है, काफ़ी आगे है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन आ गया तो हम आपको बता रहे हैं। समझ में बिल्कुल आपको आएगा, ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़े हो क्लास टाइम तो आपको समझ नहीं आएगा, आना ही है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन की क्वेश्चन है। इसमें करना क्या होता है, आपके पास एक इक्वेशन होता है, ठीक है, और इसमें dy और dx पहले से अवेलेबल होती है, ठीक है। dy अवेलेबल होगा, पहले से dy होगा, पहले से dx होगा, पहले से x भी होगा, पहले से y, मतलब x भी होगा, dx भी होगा, y भी होगा, dy भी होगा, और कुछ भी हो सकता है। और कोई जरूरी नहीं कि x ही हो, x स्क्वायर हो सकता है, x क्यूब हो सकता है, 2x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। साथ में dx और dy जरूर होगा, और y स्क्वायर y कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे आपके पास क्वेश्चन दिख रहे होंगे, x स्क्वायर इंटू dx प्लस y स्क्वायर इंटू dy इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, आपको जितने भी y वाले फंक्शन है, चाहे वो dy हो, y स्क्वायर हो, 2y हो, 3y, जिसमें y दिखे, y, ठीक है, y दिखे, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, उसमें y दिखना चाहिए। आप उस सारे y को वन साइड कर दो और सारे x को एक साइड कर दो, और आप यही कोशिश करो कि जो y वाला टर्म है उसको आप लेफ्ट साइड रखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो, ये दोनों x का टर्म है और ये दोनों y का, तो इन दोनों y को एक साइड करना है, ठीक है, मतलब इधर ही रखना है। तो आप इसको क्या करो, y स्क्वायर इंटू डी वाई, ऐसा हमने कर दिया, ठीक है, इक्वल। और अब इसको उस साइड, मतलब x स्क्वायर के टर्म को राइट साइड लेके जाना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्योंकि ये टर्म अगर उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। और जैसे ही सारा y एक तरफ हुआ और सारा x एक तरफ हुआ, ऐसे ही आप एक्सरसाइज टाइम भी पढ़ोगे। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेटेड बोथ साइड, आपको इस दोनों फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना है, यानी इंटीग्रेटेड बोथ साइड, यानी दोनों तरफ समाकलन करने पर, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करें, y स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, दोनों का हमको इंटीग्रेशन निकालना है, बहुत सिंपल है। और इंटीग्रेशन निकालना तो आपको आता है, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर है तो इसके पावर में एक ऐड होगा, तो डायरेक्ट वाई स्क्वायर से वाई क्यू हो जाएगा और अपॉन में 3 लिखेंगे, है ना, इक्वल। माइनस बाहर आएगा और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू पावर में 1 ऐड करते हैं ना, और यही चीज नीचे। और साथ में हम एक कांस्टेंट को ही डाल देंगे, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट डालेंगे के,
या सी भी डालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जितने भी क्वेश्चन है सब में ऑप्शन में कांस्टेंट में के डाला है, तो हम लोग ये के डालेंगे, ऐसा हमने कर लिया। अब ये आंसर है, वेयर के इज अ कांस्टेंट, ये आंसर है, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको कहीं ना कहीं आंसर को अरेंज करना होगा, ठीक है। तो आप देखो ऑप्शन में एक्स क्यू और वाई क्यू एक तरफ है और कांस्टेंट अलग दूसरे साइड में है चारों ऑप्शन में, तो हमको एक्स क्यू वाई क्यू को एक तरफ करना होगा। तो ऐसे करते हैं, वाई क्यू बाई 3 इसको इधर ले आओ, प्लस एक्स क्यू बाई 3 इक्वल टू के, ठीक है। अब आप 3 एलसीएम ले लो, तो हो जाएगा वाई क्यू प्लस एक्स क्यू इक्वल टू के, ठीक है। अब आप ऑप्शन देखते रहो, इसमें 3 इस साइड नहीं है, चारों ऑप्शन में एक्स क्यू और वाई क्यू एक तरफ है, 3 नहीं दिख रहा है, तो 3 को उस साइड ले जाते हैं। चलो आप ले जाओ उधर, तो आपको क्या करना है, वाई क्यू प्लस एक्स क्यू इक्वल टू 3 में के से मल्टीप्लाई होगा तो 3k, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम अरेंज भी कर सकते हैं, एक्स क्यू को पहले और वाई क्यू को बाद में इक्वल टू 3k, तो 3 इंटू के, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो 3k को हम एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं, उसको c लिख सकते हैं, या फिर उसको हम एक बड़ा k लिख दिए। मतलब कहने का मतलब क्या है ना, देखो यहाँ पे मिट नहीं रहा, हाँ, मतलब ये जो 3k है, 3 भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो या कांस्टेंट में कांस्टेंट डिवाइड करो या कांस्टेंट से कांस्टेंट को ऐड करो या सबट्रैक्ट करो, रिजल्ट तो कांस्टेंट आना है। जैसे 2 + 3 5, यानी कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट, सबट्रैक्ट करो डिवाइड करो, हर चीज में वो कांस्टेंट। तो इसके जगह पे हम कोई नया कोई कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट मान लिए, c ही मान लिए, है ना, तो रिजल्ट आ जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू, यहाँ पे c लिख दिए। अब ऐसा कोई ऑप्शन तो मैच कर ही जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू c, तो देखो ये पहला ही ऑप्शन, लेकिन तुम सोचोगे कि वहां तो कांस्टेंट k डाला हुआ है ना, तो वही क्या है ना कि 3 में k से मल्टीप्लाई होकर उसको k ही छोड़ दो, या यहीं हम c डाल देते कांस्टेंट पहले से, और यहाँ पे 3c को k मान लेते, तो कांस्टेंट कुछ भी हो जाता है। आप इसके जैसा आप एक आंसर मैच करवा लो बस, ठीक है। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू सी लिख सकते हैं, या हमको मन है हम सी कांस्टेंट को फिर के लिख देंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू के, तो इस कांस्टेंट को हम किसी रूप में बदल सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये आंसर होगा। तो आप देख लीजिए पहला ही ऑप्शन है आपका, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो इसका, है ना, या फिर वीडियो पॉज करके भी तुम ये ले सकते हो। चलो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो वेक्टर का है, और वेक्टर का क्वेश्चन तो आपने पहले भी बहुत सारा बनाया ही है। चलो आपको इसको इसमें डॉट मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। और ये आप पहले भी पढ़े थे, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के का मान 1 होता है, जबकि आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई का मान 0 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको बनाते हैं। चलो जे है और -2k, के प्लस 3i माइनस जे, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो जे से के में अगर करें, ठीक है, और थोड़ा नीचे कर लेते हैं, तो जे डॉट के, बीच में डॉट है तो डॉट के रूप में लिखेंगे, क्रॉस होता है तो क्रॉस के रूप में, फिर जे में इससे करेंगे, है ना, तो 3 तो आगे रहेगा, और जे में आई से, तो जे डॉट आई, ठीक है। फिर जे में आप इससे करो तो माइनस जे डॉट जे, जैसे हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब -2i से ही तीनों में मल्टीप्लाई करना है, तो चलो करो, -2i में k से, तो -2i डॉट के, ऐसे हो गया। -2i में इससे, तो -2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 6 और i डॉट i, है ना। चलो ये सब तो आपको पता ही है। अच्छा, फिर -2i में माइनस जे से, तो +2ij, ऐसे हो गया, ठीक है। अब चलो इसको देखते हैं, j डॉट के, तो j डॉट के हो या k डॉट j हो, इसकी वैल्यू 0 होती है ना। फिर j डॉट i, तो j डॉट i या i डॉट j, इसकी भी वैल्यू 0 होती है, तो 3 × 0, तो 0 ही रह गया। फिर j डॉट j, तो j डॉट j की वैल्यू 1 होती है ना। ये सब आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था और 12th में तो पढ़े ही हो। अब 2 i डॉट के, तो k डॉट i या i डॉट के, इसका वैल्यू 0 होता है, तो ये भी -2 × 0 रह गया, -6, ठीक है। फिर i डॉट i, तो i डॉट i का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख दिए, +2, ठीक है। और i डॉट j, फिर i डॉट j का वैल्यू 0 होता है, तो फाइनली रिजल्ट आया 0 0 -1 -0 -6 +0, ठीक है। तो सारा 0, -1 -6, रिजल्ट आया -7, और ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है C नंबर, तो ये आपका C आंसर हो गया,
ठीक है। तो ये अगले क्वेश्चन की सॉल्यूशन हो गई। अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए जल्दी से, और सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। सिर्फ आप वीडियो देखिए नहीं, वीडियो देखिए फिर उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए, ठीक है ना, क्योंकि सीखना आपको है। मेरा काम आपको सिखाना जरूर है, हम वीडियो बना के तो आपको दे रहे हैं अब सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, लेकिन जब तक आप उस क्वेश्चन को खुद से नहीं सॉल्व कीजिएगा तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो अब हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, और 38 नंबर क्वेश्चन भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ही क्वेश्चन है, यानी अवकल समीकरण की क्वेश्चन, जिसमें अभी आपने पढ़ा था कि सारे y के जितने भी टर्म दिखेंगे उस सबको एक साइड करो यानी लेफ्ट साइड, और x के जितने भी टर्म उन सबको राइट साइड, वैसा ही करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास 38 नंबर। हमको क्या करना है, पहले e के पावर 4y इंटू डी वाई, एक्स वाई को इधर रखना है और x के टर्म को उधर ले जाना है, तो उधर जाके ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस ई टू दी पावर 3x इंटू डी एक्स, ठीक। अब आप देखो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। जब जैसी एक तरफ दोनों अलग अलग हो जाए तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेटेड बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलन करना है। चलो करो, करने के बाद क्या होगा, e के पावर 4y इंटू डी वाई माइनस ई के पावर 3x इंटू डी एक्स, माइनस को हमने बाहर निकाल दिया है, ठीक है। और आपने पढ़ा था कि e के पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e के पावर x ही होता है, और प्लस c या के जो डालना है, e के पावर 2x हो तो e के पावर 2x ही हो जाएगा, और अपॉन में 2 प्लस c। अगर e के पावर 3x होता तो e के पावर 3x/3, e के पावर 4x हो तो 4x/4, तो इसी तरह से e के पावर 4y हो तो e के पावर 4y/4 हो जाएगा, इक्वल माइनस पहले है, e के पावर 3x का इंटीग्रेशन e के पावर 3x अपॉन 3 प्लस k, या प्लस c डालते हैं, k लास्ट में बदल देंगे उसको। अच्छा, अब हम वन साइड करते हैं क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग सारा एक साइड किया हुआ है, तो ये अपॉन 4 है, माइनस इधर आएगा तो प्लस में e के पावर 3x अपॉन 3 इक्वल टू c। 4 अगर एलसीएम ले लें, नहीं 4 एलसीएम नहीं होगा, 12 एलसीएम होगा ना नीचे, 12, तो ये 3 इंटू ई के पावर 4y हो जाएगा, और 3 से ये 12 कटेगा 4 बार में, यानी 4 इंटू ई टू दी पावर 3x इक्वल टू c। तो अब आप ये देखो कि आया क्या, 3 इंटू ई के पावर 4y प्लस 4 इंटू ई के पावर 3x, और 12 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 इंटू सी, या c इंटू 12 लिख देते हैं, ये मिट क्यों नहीं रहा है। अच्छा, तो देखिए c इंटू 12, अब c इंटू 12 को हम एक कोई कांस्टेंट मान लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट ही होगा, तो इसके कारण से यहाँ लिख देंगे क्या, 3 इंटू ई के पावर 4y प्लस 4 इंटू ई के पावर 3x, और यहाँ पे कांस्टेंट डाल दिए वेयर k इज अ कांस्टेंट, है ना। तो ऐसा ऑप्शन आपको दिखना चाहिए कि कौन सा, तो e के 3 इंटू ई के पावर 4y, 3 भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो तब ऑप्शंस क्या होना चाहिए, यानी आंसर को यही छोड़ दिया था हम, फिलहाल इतना बनाने का जरूरत ही नहीं था, ऑप्शन हमने देखा ही नहीं, ऑप्शन तो यहीं पे मैच कर गया। देखिए इससे अगर सॉल्यूशन वो भी है, ये भी हो सकता था अगर ऑप्शन, लेकिन आंसर यही मैच कर गया है, ठीक। आप देखो इसको बस थोड़ा सा अरेंज कर लो, जिसमें आपको क्या किया है, 1/3 ई टू दी पावर 3x को पहले लिखा है, तो हम इसको अरेंज नहीं कर सकते, इसको आगे लिख दिया 1/3 को पहले लिखे और इंटू ई के पावर 3x ऐसे लिख दिया, और यहां पे अगर देखा जाए तो 1/4 और e के पावर 4y ऐसे अलग अलग अरेंज कर दिए, और ये जो c कांस्टेंट है उसको हम k भी लिख सकते हैं, तो ऑप्शन यही मैच कर गया था, 1/3 e के पावर 3x प्लस 1/4 e के पावर 4y इक्वल टू k, यानी आंसर आपका c हो जाएगा, ठीक है। हम लोग वहां तक बेकार ही बनाए थे, लेकिन चलो अगर बना भी लिए तो हम क्वेश्चन को मतलब इस सॉल्यूशन को यहां तक भी अरेंज कर सकते थे, है ना, लेकिन ऑप्शन यहीं पे मैच कर गया, तो इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला जो क्वेश्चन है 39 नंबर, फिर जो अपना क्वेश्चन है वो उसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन की ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है dx अपॉन x प्लस dy अपॉन y इक्वल टू 0। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, y को एक तरफ करना है तो dy अपॉन y यहीं रह जाएगा, और इसको आप उधर कर लोगे, है ना, dx अपॉन x, और अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेटेड बोथ साइड, ठीक। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y, इंटीग्रेशन माइनस बाहर भी रख सकते हैं अंदर भी रखें, क्योंकि फाइनली तो बाहर निकालना ही पड़ेगा। अब आपने पढ़ा है
dx बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है, log x प्लस c या k जो लिखना है। तो dy अपॉन y का हो जाएगा log y, और कांस्टेंट इस साइड लास्ट में डालते हैं, दोनों साइड कांस्टेंट नहीं डालना होता है, ठीक है, माइनस और dx बाई एक्स का log x, ठीक है, और प्लस c या प्लस k जो डालना है k ही डाल लेते हैं कि ये k कांस्टेंट हो गया। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको इस साइड रखने का है ना, तो एक काम करते हैं log y और इसको इधर लाए तो प्लस log x इक्वल टू k, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट c ही डालते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसको फिर बाद में k में बदलना होता है, तो एक काम करते हैं c ही डाल देते हैं, ठीक, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा log m प्लस log n होता है log m इंटू n, ठीक। तो इस पे तोड़ देते हैं हम इसको, log y प्लस log x है तो log y इंटू x हो जाएगा इक्वल टू सही। ऑप्शंस में कहीं भी आपको log दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो इसको ऐसे करते हैं, y इंटू एक्स को इधर ही छोड़ते हैं और log को उधर ले जाते हैं। आपने पढ़ा है बहुत पहले से, आप इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हो तो ये नॉलेज तो है कि log को हम अगर इधर से उधर ले जाते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बनता है, तो log उधर जाके e बनेगा e, और इस c को अपने पावर में ले लेगा, है ना। जैसे कि अगर क्वेश्चन हो log y इक्वल टू एक्स, तो y को अगर इधर छोड़ के और log को अगर उधर ले जाओ तो log बनेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और e इधर जो भी होगा उसको अपने पावर में ले लेगा, ठीक है। तो उसी तरह से ये हो गया y इंटू एक्स, लॉग जाके उधर e बना और e के पावर c, और अब हम e के पावर c को एक कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल के पावर एक कांस्टेंट वैल्यू है तो इसकी रिजल्ट भी कांस्टेंट ही होगी। तो फाइनली y इंटू एक्स बराबर k लिख दिए, या फिर x इंटू वाई बराबर k लिख दिए, ये आपका आंसर है ना। तो आंसर जो है वो डी नंबर। तो इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन ये है, ठीक है। मजा आ रहा होगा आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में। देखिए, किसी भी बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सॉल्यूशन तो हमारे पास नहीं अवेलेबल है, जैसे आपके और हमारे पास कहीं भी अवेलेबल नहीं है। चाहे आप किसी भी कंपनी की क्वेश्चन बैंक खरीदते हैं, है ना, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आंसर तो दी हुई होती है, लेकिन सॉल्यूशन उसकी नहीं दी हुई होती है। तो आंसर नहीं दी है, इसलिए हम इसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको करके दिखा रहे हैं। तो आपका काम यह है कि आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए, कंप्लीट कीजिए कि आपकी रिजल्ट बेहतर हो, है ना। इसलिए तो हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। तो आप मुझे निराश ना करें और आप वीडियो देखने के साथ साथ इसकी सॉल्यूशन खुद से भी करें। कोई समस्या हो, है ना, तो आप क्लास टाइम आके पूछ लें, है ना। और अगर कोई बाहर के बच्चे जो हमारे यहाँ नहीं पढ़ रहे लेकिन वो भी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, तो फिर वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके आप हमसे पूछ लें, अपना डाउट क्लियर कर लें। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ही क्वेश्चन है, लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन में सॉल्यूशन नहीं करनी है क्वेश्चन का, इसमें इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालना है। क्वेश्चंस पहले हम आपको यहाँ लिख दें, dy अपॉन dx, ठीक है। ये सब आगे की टॉपिक है जो कि अभी आपने क्लास टाइम तो नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको समझ में आएगा बेहतर। देखो dy, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन की कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में हो, dy बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू, यानी dy बाई डी एक्स हो, पी वाई हो और इक्वल टू क्यू हो, तो इसकी इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालनी होती है, ठीक है। क्या? इंटीग्रेटेड, यहाँ पे लिखा हुआ इंटीग्रेटेड, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर या इंटीग्रेटेड फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समाकलन गुणांक। इसकी आपकी वैल्यू निकालनी है। इसकी फॉर्मूला बहुत सिंपल होती है, e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, ठीक। लेकिन इसकी एक और फॉर्मूला भी होती है, और वो क्या, अगर क्वेश्चंस ऐसे ना हो, एक मिनट, dy अपॉन डी एक्स ना होके अगर क्वेश्चन dx अपॉन dy हो जाए, ठीक है, तो यहाँ py ना होके px होगा और इक्वल टू q। तो ऐसे में इंटीग्रेटेड फैक्टर को शॉर्ट में if लिखेंगे। इसकी फॉर्मूला e के पावर p इंटू डी एक्स ना होके p इंटू डी वाई हो जाती है। तो ऐसे दो तरह के हैं, ये आपको एक्सरसाइज में पढ़ना होगा। तो फिलहाल इसका यूज करते हैं। आप ये देखो इस फॉर्मूला पे ये मैच कर रहा है कि नहीं। हमारे पास फॉर्मूला है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये फॉर्मूला है। तो आप इससे इसको मैच करवाओ। dy बाई डी एक्स फॉर्मूला में होना चाहिए, यहाँ भी dy बाई डी एक्स है, यहाँ q है तो q का काम cot x कर रहा है, फिर y है तो y भी है यहाँ पे, लेकिन p के जगह पे क्या है, sin x।
ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखो, y होना चाहिए तो y तो है, लेकिन p भी है इसमें, तो p के जगह पे sin x है ना, और वो भी sin x नहीं माइनस sin x, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो प्लस है और प्लस p है, और यहाँ पे प्लस है ही नहीं, तो y के जगह पे y है, तो हम p का वैल्यू माइनस sin x मान लेंगे। तो यहाँ पे जो p की वैल्यू है वो माइनस sin x है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में यहाँ प्लस होता है, ठीक है, तो p की वैल्यू सिर्फ sin x होती है, लेकिन माइनस है तो माइनस sin x होगा। ठीक है, चलो माइनस sin x। अब इंटीग्रेटेड फैक्टर की फॉर्मूला क्या है, e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, ये है इंटीग्रेटेड फैक्टर की फॉर्मूला। तो आपको e लिखना है, इंटीग्रेशन का साइन देना है, और p का वैल्यू रखना है माइनस sin x इंटू डी एक्स। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत आसान है ये, और ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। माइनस को बाहर निकाले तो बचा sin x इंटू डी एक्स, और आपको पता है कि sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस cos x होता है, तो यहां तो इंटीग्रेशन ही निकालना है ना, माइनस तो एक माइनस पहले से है, और sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x होती है। अब यहाँ पे कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल के ऊपर में कांस्टेंट नहीं डालना होता है, तो अब बस सिर्फ इंटीग्रेशन निकाल के छोड़ दो, माइनस पहले से है और sin x का माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस, रिजल्ट e के पावर cos x, और यही इंटीग्रेटेड फैक्टर का रिजल्ट आया। तो आप देखो कि e के पावर cos x कोई ऑप्शन है, हाँ देखो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंसर आपका डी है। और भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे और आपको समझ में आ जाएगा बेहतर। डिफरेंशियल इक्वेशन की क्वेश्चन है, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, है ना, तो थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा, हाँ क्वेश्चन प्रॉब्लम, सो ये कंफ्यूजन आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो फिलहाल अभी आप क्वेश्चन बनाना सीखो, फिर जब डिफरेंशियल इक्वेशन की टॉपिक आप क्लास टाइम पढ़ोगे तो फिर बताया जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन भी इंटीग्रेटेड फैक्टर ही निकालना है जो इससे पहले हमने बनाया। जैसे कि क्वेश्चन है आपके पास 41, dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स और इक्वल टू 5x स्क्वायर। आपको इसमें भी इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालना है। आप देखो फॉर्मूला पे मैच कर रहा है कि नहीं, तो dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे आप देखो dy बाई डी एक्स की जगह dy बाई डी एक्स है, q के जगह पे 5x स्क्वायर है, y के जगह पे y भी है, तो p के जगह पे क्या है 2 बाई एक्स, क्योंकि y है तो p के जगह पे 2 बाई एक्स है, और प्लस है तो प्लस में ही रहेगा, तो p की वैल्यू 2 बाई एक्स। अब इंटीग्रेटेड फैक्टर निकाल लो, समाकलन गुणांक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड फैक्टर पूरा नाम है, और हिंदी में समाकलन गुणांक। ठीक, फॉर्मूला होता है e के पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स, तो e इंटीग्रेशन p, तो p का काम 2 बाई एक्स कर रहा है ना, 2 बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब आगे सॉल्यूशन, e दो तो कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, बचेगा dx बाई एक्स, है ना। तो अब आप देखो e दो बाहर है और dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, है ना, तो e 2 और dx बाई एक्स का log x। अब आप देखो ऐसा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा होगा, तो अभी हम आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है log m के पावर अगर n हो तो पावर आगे चलाता है। तो अगर पावर आगे भी हो, तो जैसे कि अगर क्वेश्चन में 2 और यहाँ हो log x, तो डेफिनेटली ये log x के पावर 2 होगा, क्योंकि अगर ये पावर रहता है तो पावर आगे चलाता है, तो जब आगे है पावर तो वापस भी चढ़ सकता है, तो ये वाली पावर को हम आगे चढ़ा सकते हैं, तो log x स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम ऐसे कर सकते हैं, e को e छोड़ दिए और इस 2 को यहाँ पावर में चढ़ा सकते हैं, तो log, ठीक है, x स्क्वायर। और आप याद रखना कि अगर e के पावर log x हो, यानी एक्सपोनेंशियल के पावर अगर log x हो, तो e और log कैंसिल होकर सिर्फ x बच जाता है, ठीक है। तो e के पावर log उसके पावर x स्क्वायर है, मतलब उसके मोड में x स्क्वायर है, तो e के पावर log हो तो e और log कैंसिल होकर सिर्फ x स्क्वायर, मोड x स्क्वायर हटा के सिर्फ x स्क्वायर लिख देते हैं, मतलब मोड x स्क्वायर ही आएगा, फिर फाइनली हम इसको x स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये आंसर आपका हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आपको आ ही गया है, लेकिन कभी कभी किसी क्वेश्चन में क्या करना होता है ना, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अरेंज करना होता है, और यही अरेंजमेंट के लिए हमको चाहिए प्रैक्टिस। तो आप लोग आपको सबको प्रैक्टिस करना होगा। तो आप इस क्वेश्चन को जब आप बनाना सीख भी जाओगे, ठीक है,
और लेकिन सिर्फ देख के सीख गए, खुद से नहीं बनाए। तो ये जो यहां के बाद ये 2-3 लाइन की जो सॉल्यूशन होती है जिससे कि ऑप्शन मैच कर पाए, ये आपसे नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आप क्वेश्चन को खुद से भी बनाना सीखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में चलो। चलिए अब हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और ये वेक्टर की क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला जो यूज होने वाली है ये लिखा हुआ है, ये आप पहले से पता है। मल्टीप्लाई, कभी भी डॉट की मल्टीप्लाई वेक्टर में करनी हो या क्रॉस की, आप हमेशा लेफ्ट से राइट साइड ही मल्टीप्लाई करना है ना। कभी भी आप राइट उधर से अगर इधर करोगे तो आंसर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमेशा आप इधर से इस साइड ही मल्टीप्लाई करना। ऐसा नहीं कि ये छोटे टर्म है तो इससे इसमें करोगे तो उससे फर्क पड़ जाता है। जैसे आई क्रॉस जे ना लिख के फिर आपको जे क्रॉस आई लिखना होगा तो रिजल्ट में बहुत अंतर हो जाएगा। आई क्रॉस जे को के लिखेंगे और जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा, तो आंसर पे फर्क आ जाएगा माइनस प्लस का। तो आपको क्या करना है, हमेशा लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई करना, मतलब इधर से ही इधर मल्टीप्लाई करना है। तो 3k से इसमें करो, फिर 7i से इसमें करो। ऐसा नहीं कि आप इससे इसमें करो, इससे इसमें करो, तो आंसर में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है वैल्यू। तो ये आप करो, ठीक है। तो 3 दूना 6 और k में k से, तो k क्रॉस k, ठीक है, ये हमने कर दिया। उसके बाद फिर -7i में इससे, तो -14 और i क्रॉस k, ठीक है। इधर से इधर मल्टीप्लाई किए तो k क्रॉस k लिखा या i क्रॉस k लिखा। अगर इधर से करते तो k क्रॉस i हो जाता और आंसर पे थोड़ा फर्क पड़ जाता। तो इसीलिए आप हमेशा इधर से इधर मल्टीप्लाई करना। ये बात एकदम सुन लो अच्छे तरीके से। 6 k क्रॉस k की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो 0 और i क्रॉस k की वैल्यू, i क्रॉस k की वैल्यू -j, k क्रॉस i होता तो j और i क्रॉस k है तो -j, तो ये -j हो गया। तो रिजल्ट 0 और ये माइनस माइनस प्लस 14j कैप, यानी रिजल्ट 14j कैप। आंसर ये ऑप्शन मैच कर रहा है बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। अब आपको क्या है, आपके पास वेक्टर के क्वेश्चन है i -2j i कैप -2j कैप प्लस 2k कैप और उसका मॉडुलस निकालना है आपको, यानी मापांक, ठीक है। तो मॉडुलस निकालना तो बहुत आसान है, रूट अंडर करते हैं और i j और k की कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ i है तो i की कोफिशिएंट 1 रही होगी, j की कोफिशिएंट -2 है उसकी स्क्वायर और k की कोफिशिएंट 2 है। अब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो रिजल्ट आ जाएगा 1 4 4 यानी 9 यानी 3। तो 3 आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये सब तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना। ऐसा ही अगर सारे क्वेश्चन मिल जाए तो आपके लिए तो बहुत बेनिफिट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना है। ये 3D यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की क्वेश्चन है, 3D ज्योमेट्री, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। अब ये सब भी सेकेंड बुक में ही आगे चल के पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन आ गया है तो बताएंगे जरूर। डायरेक्शन रेशियो यानी दिक अनुपात, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ABC। ए जो होता है वो x अक्ष का दिक अनुपात होता है x अक्ष के लिए, ठीक है। बी जो होता है वो y अक्ष के लिए होता है, इक्वल नहीं, मतलब ये x अक्ष के लिए होता है, ये y अक्ष के लिए, और ये होता है z अक्ष के लिए दिक अनुपात। इसकी डिटेलिंग डायरेक्शन रेशियो क्या है ये हम आपको क्लास टाइम पर आएंगे। अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा ले, नहीं तो पता चले कि पूरा आपको डील करते करते 2 घंटे का वही वीडियो हो जाएगा। तो फिलहाल ये करते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है x + 2y - 3z + 15 = 0। बहुत आसान है, आपको डायरेक्शन रेशियो यानी दिक अनुपात निकालना है एक नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है, ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। मतलब आपके पास एक प्लेन का इक्वेशन है समतल का और आपको इसमें डायरेक्शन रेशियो निकालना है। ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है ना, ये जो x y z की कोफिशिएंट है ना वही डायरेक्शन रेशियो, बस आप इस बात को रट लो। डायरेक्शन रेशियो x y z की कोफिशिएंट है, तो x की कोफिशिएंट 1 है जो कि a का मान हो गया, और b का जो मान हुआ वो 2 हुआ क्योंकि y की कोफिशिएंट, और c की वैल्यू -3 जो z की कोफिशिएंट है, यानी 1 2 3 यही आपकी डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। 1 2 और -3, सॉरी 1 2 और -3, ऐसा ऑप्शन देख लो 1 2 -3, ये सी नंबर। जैसे अगर आपके पास एक और एग्जांपल ले ले क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन होता है, ठीक है, 3x + 2y - 5z + 16 = 0, और आपको यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो निकालना होता, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -5, यानी आपकी जो डायरेक्शन रेशियो है यानी दिक अनुपात वो है 3 2 और -5। फिर उसके बाद एक डायरेक्शन कोसाइन भी निकालना होता है, यानी दिक को ज्याएं, वो आगे हम आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल ये दिक अनुपात की क्वेश्चन तो समझ गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी डायरेक्शन रेशियो ही निकालना है, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, रेशियो
दिक् अनुपात, ठीक, ए बी सी निकालना है आपको। चलो ये पता करते हैं। आपके पास अब x प्लस 1/3 y माइनस 2/3, थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होगा ऐसे क्वेश्चन में, लेकिन आपको बनाना डेफिनेटली आ जाएगा। जैसे ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है ना, इसको कार्टेशियन इक्वेशन बोलते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है, यानी कि हिंदी में कार्तीय समीकरण। ये सब पढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज टाइम, क्वेश्चन आ गया तो बनाना सीख लेते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन यानी कार्तीय समीकरण, और इस कार्तीय समीकरण में आपको दिक् अनुपात पता करना होता है। तो देखो आपको एक ये जो कार्टेशियन इक्वेशन है ये इस रूप में होना चाहिए, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी। यही कार्टेशियन इक्वेशन है। आप देखो इस फॉर्म में है कि नहीं, ठीक है। तो अब आप देखो, पहले ये मैच करवा लेना कि इस जैसा ये क्वेश्चन है कि नहीं, तभी आंसर लिखना। तो देखो x माइनस x1, तो यहाँ x माइनस x1 तो नहीं है, मतलब x यहाँ माइनस होना चाहिए और x1 की वैल्यू तो 1 है, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है, तो इसको अरेंज करो। x माइनस x1 चाहिए तो इसको ऐसे लिख दो। देखो हो गया, x माइनस माइनस प्लस भी रह गया और x माइनस x1 बाई ए के फॉर्म में आ गया। अच्छा, ये तो y माइनस y1 बाई बी, तो y माइनस y1 बाई बी, ये तो मैच कर रहा है, तो इसको कुछ नहीं करने का है। फिर z माइनस z1, तो z माइनस है ही, z1/6 ये भी है, तो ये भी इस फॉर्म में है, उसको भी कुछ नहीं करने का। तो सिंपल सा बात है। आप देखो डायरेक्शन रेशियो ABC होता है और यही है डायरेक्शन रेशियो आपका, यानी जो नीचे लिखा हुआ है आपके डायरेक्शन रेशियो है। तो डायरेक्शन रेशियो जो हुआ, डायरेक्शन रेशियो जिसको हम लोग बोलेंगे दिक् अनुपात, तो दिक् अनुपात की जो वैल्यू हुई हुआ वो कितना हुई, तो 336। ये ऑप्शन मैच कर रहा होगा 336 सी नंबर। जैसे और हम इस पे कुछ क्वेश्चन आपको बताएं, जैसे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए, मान लो 2x माइनस 3/5, ठीक है, इक्वल y माइनस, एक अनदर एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, आप इसमें बेहतर समझ पाओगे, y प्लस 6/3 और माइनस 2z प्लस 5/8, ऐसे क्वेश्चन है। तो कार्तीय इक्वेशन, कार्तीय समीकरण यानी कार्टेशियन इक्वेशन के अकॉर्डिंग x माइनस x1 होना चाहिए। तो यहाँ x माइनस x1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ x कहाँ है, यहाँ तो 2x है, यहाँ x होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको यहाँ x बनाना होगा, तो x के लिए आपको 2 हटाना होगा। 2 कैसे हटाए, 2 कॉमन निकालना होगा, ठीक है ना। तो आपको 2 कॉमन निकालेंगे यहां से, तो बनेगा x माइनस 3/2 और अपॉन 5। ऐसे हमने 2 कॉमन लिया तो यहां से 2 खत्म, लेकिन यहां पे 2 डिवाइड में चल गया। अच्छा, फिर y माइनस y1, तो यहां तो y है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन y माइनस y1 होना चाहिए, तो यहां माइनस 2 माइनस लिख के ऐसे 6 कर दिए, अपॉन 3 हो गया y माइनस y1 बाई, इसमें कोई लोचा नहीं है। इसमें भी प्रॉब्लम है, z माइनस z1, और यहां तो z होना चाहिए, माइनस 2z है, तो माइनस 2 कॉमन लो यहां से, तो यहां z बचेगा और प्लस यहां 5/-2 बचेगा, ऐसे हो जाएगा, है ना। और अपॉन में 8। अभी भी थोड़ा अरेंज करना होगा, क्योंकि x माइनस x1 और इसमें ब्रैकेट देके कोई कांस्टेंट थोड़े दिया हुआ है, लेकिन यहां पे आप देखो, यहां पे ब्रैकेट देके कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट को हटाना होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन होता ऐसे 5/2 ऐसे, तो आप इस अगले बार में हम इस 2 को ऊपर ले जा सकते हैं, है ना। तो अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा हो तो 2 ऊपर ले जा सकते हैं, और अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा हो तो हम वापस इस 2 को नीचे ला सकते हैं कि नहीं, 5, और इस 2 को सबसे नीचे ला सकते हैं, ऐसे वापस लिख सकते हैं। यही चीज ये करना है। जब यहां पे 2 होता तो 2 ऊपर जाता, तो 2 वहां है तो नीचे भी आ सकता है ना, तो हम ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। हम x माइनस 3/2 और अपॉन 5/2, ये 2 को 5/2 पे लिख दिए। ये तो अरेंजमेंट है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा यहां देखो, यहां भी -2 हटाना होगा, और ये तो माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, -5/2 और अपॉन 8/-2, ये -2 को सबसे नीचे लिखना होगा। अब फॉर्मूला पे मैच करवाओ, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी, मतलब ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1 और ये हो गया आपका z1, और ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c।
ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे आपकी दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन कोसाइन क्या हुआ, एक 5/2 जो कि a का मान है, b का मान 3 और c का मान -8/2 यानी कि -4 सॉल्व करके लिख देंगे तो ये आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझे होंगे। चलो आप ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। ठीक, हम पहले इसको जूम आउट कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा, है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और अब आप ऐसा एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। हम आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक, एक मिनट, चलो 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। 3x - 4/5, 2x - y/3 और 3z + 6/2। अच्छा, दूसरा इक्वेशन, दूसरा एक क्वेश्चन देते हैं। 2x + 9/8, 6y + 3 = 5। यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया है मैंने, क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा 4y + 2 और -5z - 2/3। आप इस कार्टेशियन इक्वेशन इस फॉर्म में उस क्वेश्चन को बदलो, बदलने के बाद जो भी तुम नीचे लिखोगे वो तुम्हारी डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो सॉरी दिक् अनुपात का वैल्यू होगा। तो हमने एक क्वेश्चन बनाया, एक क्वेश्चन का एक और प्रैक्टिस करवाया, 2 आपको होमवर्क हम दिए, आप ये क्वेश्चंस बनाओ। ठीक है, चलो देखिए, तो अब 46 नंबर क्वेश्चन 3D ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है। तो अभी हमने जो कार्टेशियन इक्वेशन का टर्म बताया, x - x1/a, y - y1/b और z - z1/c, जिसमें a, b और c ये है आपकी डायरेक्शन रेशियो, है ना, आपने पढ़ा इसको, डायरेक्शन रेशियो यानी दिक् अनुपात। अब ये जो आपका x1, y1 और z1 है, ये है पॉइंट, मतलब बिंदु, यानी x1, y1 का वैल्यू, x1, y1, z1 का वैल्यू, वो पॉइंट जिससे ये जो टेंजेंट है, जो पॉइंट मतलब कोई एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट से पास हो रहा है। जिस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट से पास हो रहा है ना, वही पॉइंट है x1, y1, z1 और नीचे वाला जो है वो abc का वैल्यू। तो अब आप देखो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज द स्ट्रेट लाइन पास, मतलब स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है। तो आप ये जो आपको वैल्यू यहां पे दिया हुआ है ना, ये वाली, यही आपकी पॉइंट है, लेकिन देख लेना कि इस फॉर्म में है कि नहीं। x - x1 के फॉर्म में, y - y1, z - z1 अगर फॉर्म में, तो डायरेक्ट ये आप उठा लो, ये तीनों, यही आपकी पॉइंट है। मतलब 100 ये x1 की वैल्यू हो गई, y1 की वैल्यू यहां से आप उठाओ 99, और अगर यहां प्लस होता तो ये -99 वैल्यू होता, क्योंकि y + 99 होता। तो इस फॉर्म में बदलने के लिए इसको हमको ऐसे लिखना होगा, y -99, तो माइनस प्लस। तो अब बताओ यहाँ पे y1 का वैल्यू -99 हो जाएगा ना, तो याद रखना प्लस रहे तो माइनस, माइनस रहे तो प्लस। और z1 की वैल्यू, ये भी z - z1 के रूप में है, तो 98, यानी आपकी जो पॉइंट है वो है 100, 99 और 98। ऐसा ऑप्शन आप देख लो, 100, 99, 98, यानी ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप इसको बनाओ, जैसे कि x - 151/53, y + 102/61 और z - 104/55। अब आप देखो, सिंपल सा बात है, आप बना सकते हो नॉर्मली, लेकिन हम चलो बता देते हैं। ये तो फॉर्मूला पे बैठ रहा है x - x1, तो ये x1 की वैल्यू हो गई, लेकिन ये नहीं बैठ रहा है, तो y - y1 करने के लिए, ठीक है, आपको इसको क्या करना होगा, -2 करना होगा, 2 को माइनस करके आपको ऐसे अरेंज करना होगा, और बाकी सबको तो ऐसे ही छोड़ना होगा। आपने ऐसा अभी 2-3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया, ये भी z - z1 पे बैठ रहा है। अब ये फॉर्मूला पे मैच कर गया, तो अब बताओ x1 की वैल्यू 151, y1 की वैल्यू -102 और z1 की वैल्यू 104, तो ये 3 पॉइंट हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है।